और अगर आपके पास हो v को हम कहेंगे कि v इज फाइनाइट डायमेंशनल अगर क्या हो, इफ v इज स्पैन ऑफ सम फाइनाइट सेट, ऐसे ही है, फाइनाइट सेट। और इसी तरह हमने डिफाइन किया था, फाइनाइट डायमेंशन हमने डिफाइन किया था। फिर हमने क्या डिफाइन किया था, अगर v तो डायमेंशन क्या होती है, अच्छा v को हमने कहा था इज इनफाइनाइट डायमेंशनल अगर क्या हो, इफ v is span of, yeah, v is not span of any finite set, if v is not span of any finite set, ठीक है, इसको हमने कहा था इनफाइनाइट डायमेंशनल। और फाइनली हमने क्या कहा था कि डायमेंशन हमने कैसे डिफाइन की थी, द नंबर ऑफ वेक्टर्स number of vectors in a basis for vector space v is called, क्या कहते हैं उसे, is called dimension, बिल्कुल, is called dimension of v, is called dimension of v। और इसको डिनोट किस तरह करते हैं, yes is denoted by dim of v। हमने इसकी एग्जांपल्स की थी कल, ठीक है, सो मैं दोबारा तो नहीं एक्सप्लेन करने जा रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। हमने एक एग्जांपल की थी कि आर एन जो है इज़ फाइनाइट डायमेंशनल। क्यों फाइनाइट डायमेंशनल है, क्योंकि आर एन जो है, हाँ, क्योंकि आर एन जो है वो क्या है, स्पैन है किसका, एक फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स का, हाँ। सो और फर्दर इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, आर एन की हमने देखा था वो एन है। क्यों, बिकॉज आपके पास ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है, हाँ, ये क्या बनाता है, दिस इज अ बेसिस, हाँ, दिस इज अ बेसिस फॉर आर एन। ये एक एग्जांपल हमने की थी। एक और एग्जांपल हमने की थी क्या, कि पी एन जो है द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री पी एन, ऐसे पोलिनोमियल्स जिनकी डिग्री एन या एन से क्या है, लेस है, वो क्या बनाते हैं, वो भी एक वेक्टर स्पेस हमें पता है बनती है, ठीक है। और ये जो वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ये भी क्या है, दिस इज फाइनाइट डायमेंशनल। क्यों फाइनाइट डायमेंशनल है, बिकॉज आपको पता है कि ये जो पी एन है, दिस कैन बी रिटन एज स्पैन ऑफ, ये सब कुछ हमने किया हुआ है, ठीक है, स्पैन ऑफ 1 टी स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन टी एन। और फर्दर इसकी जो डायमेंशन है, ठीक है, इसकी जो डायमेंशन है, हाँ, डायमेंशन ऑफ पी एन जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, n+1 के इक्वल है। क्यों, बिकॉज आपके पास ये जो सेट है, हाँ, ये जो n+1 वेक्टर्स का जो सेट है, ये क्या बनता है, दिस इज अ बेसिस फॉर पी एन। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह हम अब हमने ये तो एग्जांपल कर ली थी, अब हम एक एग्जांपल करते हैं कि बेसिकली क्या, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसी भी वेक्टर स्पेस हो सकती है जिसकी डायमेंशन फाइनाइट ना हो। सो अगर हम वेक्टर स्पेस क्या लें, अगर हम वेक्टर स्पेस लें पी मतलब द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स, है ना, पोलिनोमियल्स
हाँ विद रियल कोफिशिएंट्स। हाँ तो ये जो है ये आपके पास वेक्टर स्पेस है, और इनफैक्ट हम शो कर सकते हैं कि ये जो वेक्टर स्पेस है P, सो P इज इनफाइनाइट डिमेंशनल स्पेस है। क्यों इनफाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है? क्यों? बिकॉज देखें, अगर मैं कोई भी पॉलिनॉमियल लेता हूं, थोड़ी देर के लिए मुझे बताएं, मैं एक इनफाइनाइट डिमेंशनल होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास वेक्टर स्पेस जो है वो किसी फाइनाइट सेट का स्पैन ना हो। वेक्टर स्पेस क्या हो? वेक्टर स्पेस क्या है? इनफाइनाइट डिमेंशनल की क्या 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 डेफिनेशन है? इनफाइनाइट डिमेंशनल की क्या डेफिनेशन है? अगर वेक्टर स्पेस किसी फाइनाइट सेट से स्पैन ना होती हो। ठीक है, अब मैं लेट्स से अगर मैं अज्यूम करता हूं कि ये किसी फाइनाइट सेट से स्पैन होती है, अज्यूम कर लें, अज्यूम कर लें कि बिकॉज अगर हम अज्यूम करते हैं, मतलब मैंने ये शो करना है ना कि P इज इनफाइनाइट डिमेंशनल। ठीक है, मैं क्या करता हूं, ये मेरा क्लेम है। ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये क्या है, अज्यूम क्या कर लेता हूं कि ये फाइनाइट डिमेंशनल, ये इनफाइनाइट डिमेंशनल नहीं बल्कि क्या है, मैं अज्यूम करता हूं कि प्रूव करना है ना कि ये इनफाइनाइट डिमेंशनल है, मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट से स्पैन हो रही है। मैं अज्यूम करता हूं कि ये फाइनाइट सेट से स्पैन होती है। सो अज्यूम करते हैं जी मेरे पास ये एक सेट ऑफ वेक्टर्स है 1t t स्क्वायर अप टू सो tn। ये क्या है? दिस इज हाँ दिस, मैं अज्यूम करता हूं कि जी इसका जो स्पैन है हाँ वो क्या है, वो स्पैन करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ m रख लेता हूँ। हाँ कि जो स्पैन है आपके पास लेट्स से मैं कहता हूँ जी इसका जो स्पैन है वो किसके इक्वल है? P के इक्वल है। क्या ये बात ट्रू है? जी, क्या हम कह सकते हैं? मेरे ख्याल से इसको हम एग्जैक्टली प्रूव नहीं करते, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अगर हम कहते हैं ना कि P फाइनाइट डिमेंशनल है, फिर क्या होगा? देखिए, अगर मैं अज्यूम करता हूं कि P जो है वो फाइनाइट डिमेंशनल है, इफ वी अज्यूम दैट P इज फाइनाइट डायमेंशनल, तो देन क्या प्रॉब्लम आती है? हमारे पास कंट्राडिक्शन आती है। क्या कंट्राडिक्शन आती है? देखिए, अगर मैं कहता हूं P फाइनाइट डिमेंशनल है, देन क्या होगा? P जो है वो क्या होगा? वो स्पैन होगा किस चीज का? किसी सेट S का। हाँ, वेयर S इज अ फाइनाइट सेट होगा। हाँ जी भाई, यही डेफिनेशन है फाइनाइट डिमेंशनल की। अगर मैं कहता हूं S P जो है वो स्पैन हो रहा है किसी फाइनाइट सेट से, तो अब ये किसका सेट है? फाइनाइट सेट ये किसके अंदर है? ये P के अंदर ही फाइनाइट सेट है ना। तो P में कैसे एलिमेंट्स है? पॉलिनॉमियल्स हैं। P में कैसे एलिमेंट्स हैं? पॉलिनॉमियल्स हैं। लेट्स से मैं अज्यूम करता हूं कि जी आपके पास, मैं इसको ले लेता हूं वेयर दिस इज अ फाइनाइट सेट। मैं क्या देता हूं जी, दिस इज, उसको मैं एलिमेंट्स ले लेता हूं वेयर दिस इज अ फाइनाइट सेट। ये मैं क्या ले लेता हूं, इसके अंदर पॉलिनॉमियल्स ले लेता हूं। सो दिस इज अ सबसेट ऑफ V। लेकिन मेरे को सिर्फ 500 है। चेक करना क्या है, सिर्फ इन टाइम 500 खड़े ई टाइम कढ़ाई हो इधर चो कढ़ाई हो। हाँ हैं रखने ते रख देनो। चलो चलो ठीक, ओके ओके, अच्छा जी।
मैं कहता हूँ मैंने प्रूव करना है कि पी इनफाइनाइट डिमेंशनल, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये फाइनाइट डिमेंशनल है। अगर ये फाइनाइट डिमेंशनल है तो बाय डेफिनेशन ये स्पैन होगा किसी सेट एस से, और सेट एस क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट सबसेट होना चाहिए। अब देखें ये P1 P2 क्या है, ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये P के एलिमेंट्स हैं, किसके हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। अब अगर ये पॉलिनोमियल्स हैं, इनकी कोई ना कोई डिग्री होगी ना, पॉलिनोमियल्स है, तो लेट से मैं कह देता हूँ लेट से जो P1 है उसकी डिग्री जो है वो मैं कहता हूँ जी क्या है, कोई N1 है, हाँ। P2 की डिग्री जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल्स है ना तो इनकी डिग्री होगी ना, N2 है। चलते चलते डिग्री ऑफ मैं ले लेता हूँ PM, क्या ले लेता हूँ आपके पास NM ले लेता हूँ, ठीक है, कोई डिग्री होगी, सही है। तो या यूं कह लें N1 N1 ना लें आप, इसकी डिग्री ओके ये आपने डिग्री ले ली, ठीक है इनकी। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं इन सारे पॉलिनोमियल्स को ऐड कर दूं तो उसकी डिग्री क्या होगी, कम से कम, हाँ जी, डिग्री क्या होगी अगर मैं ऐड कर दूं सबको तो, हाँ जी, आवाज आ रही है बच्चों, जी आवाज सर। आ रही है, इन सारे पॉलिनोमियल्स की डिग्रीज का मैक्सिमम होगा। देखे ना, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी डिग्री आएगी एडिशन से, कितनी आएगी, हैं बच्चों, हैं मैक्सिमम ही आएगी ना। लेट से एक की डिग्री 2 है, एक की पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो उनकी डिग्री क्या हो जाएगी, ये देखो ना, जैसे मिसाल के तौर पर एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, एक और पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, हाँ, ऐड करोगे तो क्या होगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल नहीं आएगा जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। यस सर। सो अब मैं लेट से कर लेता हूं जी इसकी डिग्री मैक्सिमम है, और मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट से ये जो डिग्री है ना ये किसके इक्वल है, लेट से ये किसी n के इक्वल आ रही है, किसके इक्वल आ रही है, n के, किसके इक्वल आ रही है, n के। अब देखें अगर मैं कोई भी, अगर मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं, लेट से मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं, मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं q, किस तरह का पॉलिनोमियल लेता हूं q, मतलब मैं q लेता हूं p के अंदर किस तरह से, जो डिफाइंड है, डिफाइंड बाय, मैं क्या लेता हूं, देखें मैं क्या लेता हूं, जिसकी डिग्री p लेता हूं q के अंदर सच दैट डिग्री ऑफ q में क्या ले लेता हूं, देखें जरा n+1 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, n+1 ले लेता हूं, ठीक है। अब आप ये बताएं कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री n+1 होगी, ठीक है, और ये पॉलिनोमियल ऐसा होगा, ये जो पॉलिनोमियल ऐसा होगा q, ये इस तरह का होगा कि q जो है वो डज नॉट बिलोंग होगा किसके, स्पैन ऑफ p1 p2 और pm के। समझ आई आपको बात की। देखिए अगर मैं अज्यूम करता हूं कि ये इनफाइनाइट डिमेंशनल नहीं है, बल्कि प्रूव करना था इनफाइनाइट डिमेंशनल है, मैं अज्यूम करता हूं कि ये फाइनाइट डिमेंशनल है, अगर फाइनाइट डिमेंशनल है तो एक सेट एग्जिस्ट करता होगा फाइनाइट जिसका ये स्पैन होगा। मैं कहता हूं जी उस सेट में लेट से पॉलिनोमियल्स हैं p1 p2 pm, अगर वो पॉलिनोमियल्स है तो उनकी कोई डिग्री होगी। अब मैं उनकी सारी की डिग्री उसका क्या ले लेता हूं, मैक्सिमम ले लेता हूं, और उसको मैं n कह देता हूं। अब मैं एक ऐसा पॉलिनोमियल, अब सपोज आप देख लें कि सपोज n आपके पास 10 आ रहा है, n क्या आ रहा है, यानी इनमें से जो सबसे बड़ी डिग्री वाला पॉलिनोमियल उसकी डिग्री कितनी है, 10 है। तो अब मैं क्या करता हूं, एक पॉलिनोमियल, अब ये जो स्पैन होगा इसमें सिर्फ वो पॉलिनोमियल्स होंगे जिनकी डिग्री 10 हो सकती है, 10 से ज्यादा वाले इस स्पैन में नहीं होंगे। मैं एक ऐसा पॉलिनोमियल लेता हूं जिसकी डिग्री 11 है, तो 11 डिग्री वाला पॉलिनोमियल इन 10 डिग्रीज वाले पॉलिनोमियल के स्पैन में लाए नहीं करेगा। और इस तरह मैंने क्या शो कर दिया कि मुझे एक पॉलिनोमियल मिल गया, एक पॉलिनोमियल मिल गया जो स्पैन में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो p है दिस इज नॉट इक्वल टू, सो बल्कि ये यहाँ से क्या है, ये हमारे पास एक कंट्राडिक्शन आ गई है, p इज नॉट इक्वल टू दिस स्पैन। हाँ मतलब ये किस चीज को 10, इससे क्या पता चला, q डज नॉट बिलोंग, तो ये क्या होगी, आ कंट्रा
डिक्शन। सो कंट्राडिक्शन होगी तो हमारी जो अजम्पशन थी, हमारी अजम्पशन क्या थी? अजम्पशन क्या थी कि P क्या है? P क्या है बच्चों? फाइनाइट डायमेंशनल है, ये अजम्पशन रॉन्ग है। तो इसका मतलब हेंस P इज इनफाइनाइट डायमेंशनल। ठीक हो गया? सो हमने ये शो कर दिया कि P जो है वो इनफाइनाइट डायमेंशनल है। सो अब आपने एक ऐसी स्पेस भी देख ली जो क्या है? इनफाइनाइट डायमेंशनल है। ओके हो गया? अच्छा जी, हमारे पास एक थ्योरम आ रहा है जी, थ्योरम 11। क्या कहता है जी थ्योरम 11 है ये पेज 227। क्या बता रहा है ये कि अगर आपके पास V आपके पास एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। V क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है? और दूसरी बात क्या है कि H जो है वो एक सब स्पेस है। H क्या है? एक सब स्पेस है V की। ठीक है? तो लेट्स से अगर आपके पास कोई इंडिपेंडेंट सेट है, तो लेट्स से आप कहते हैं जी आपके पास S जो है वो क्या है? S आपके पास कोई इंडिपेंडेंट सेट है। क्या है? ये एक सबसेट है, लेकिन किस तरह का है कि इज लीनियरली, S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट। किसका है? V का, नो सॉरी H का। S क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है। S क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है किसके अंदर? इन H। तो देन क्या होगा? तो क्या कह रहा हूं? V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, H एक सबस्पेस है, और S जो है वो इस H के अंदर, S क्या है? तो ये वेक्टर स्पेस थी, इसके अंदर H था, ये V थी, उसके अंदर ये H था। H के अंदर आपके पास क्या है? एक H के अंदर आपके पास एक सेट है। हाँ, एक सेट है S। तो हम कहते हैं कि अगर ये सेट क्या हो, ये S सेट क्या हो? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो इसी सेट S को में हम कुछ और वेक्टर अगर हम ऐड कर दें, अगर जरूरी हो, तो ऐड करके हम क्या कह सकते हैं कि इसी सेट S को हम बेसिस बना सकते हैं। किसकी? H की। ठीक है? तो क्या कह रहा हूं कि S कैन बी एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड का मतलब क्या है कि उसको बढ़ाया जा सकता है अगर जरूरत हो। एक्सपेंडेड इफ नेसेसरी, अगर जरूरत हो तो। टू आ बेसिस फॉर H। यानी वो कहते हैं जी अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, उसके अंदर एक सब स्पेस है, और सब स्पेस के अंदर एक सेट है S जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो आपको पता है बेसिस क्या होती है? बेसिस एक इंडिपेंडेंट सेट होता है जो स्पैन कर रहा होता है, ऐसे ही ना? सो अब हम कह रहे हैं कि S अगर एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है S में, तो S ही बेसिस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, अगर यही S H को स्पैन करता हो। S इंडिपेंडेंट है, अगर यही S H को स्पैन करता हो तो यही S बेसिस बन जाएगा। लेकिन
मुमकिन है कि ये स्पैन ना करता हो। अगर ये स्पैन ना करता हो तो हम एक ऐसा वेक्टर ले लें जो इस एस के एलिमेंट्स का स्पैन नहीं है, उसको हम इस सेट एस की लिस्ट के अंदर ऐड कर दें, तो फिर मुमकिन है कि आपके पास वो जो न्यू लिस्ट बन रही है वो एच को स्पैन करती हो, और वो स्पैन भी करती होगी। और क्योंकि आपने ऐसा वेक्टर पिक किया है जो डिपेंड नहीं कर रहा, स्पैन में नहीं है, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट भी होगा। सो इट इज पॉसिबल के वो न्यू वेक्टर ऐड करने से एस जो है वो आपके साथ आपके पास क्या हो जाए, वो एक बेसिस बन जाए। ठीक हो गया। सो ये आपके पास एक कंक्लूजन था। दूसरा कंक्लूजन क्या है? दूसरा कंक्लूजन ये है कि अगर H फाइनाइट डायमेंशनल हो, H क्या हो, इफ H इज फाइनाइट डायमेंशनल, देन क्या होगा, जो H की डायमेंशन होगी वो लेस होगी किससे, डायमेंशन ऑफ V से। भाई अगर वेक्टर स्पेस है तो उसकी डायमेंशन साफ ज्यादा होगी, उसकी सब स्पेस की डायमेंशन ज्यादा से ज्यादा वेक्टर स्पेस की डायमेंशन के इक्वल होगी। देखिए ना, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन है बेसिस के, जितने आपके पास बेसिस, यानी डायमेंशन क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, जितने उस वेक्टर स्पेस की बेसिस के एलिमेंट्स की तादाद है उसको डायमेंशन कहते हैं। अब देखिए ना, वेक्टर स्पेस की बेसिस होगी तो वो मैक्सिमम डायमेंशन उसकी है। अब हम उसकी एक सब स्पेस ले रहे हैं, तो सब स्पेस ले रहे हैं तो उसमें साफ जरा वेक्टर्स इन जनरल की तादाद जो लेस देन और इक्वल टू होगी। अब बेसिस लेंगे उस सब स्पेस की तो उसमें भी वेक्टर्स की तादाद वेक्टर्स की बेसिस से ज्यादा उसके इक्वल हो सकती है या उससे कम होगी। तो इस तरह डायमेंशन जो है वो भी आपके पास एच की वी की डायमेंशन से लेस होगी। सो क्या बता रहा हूं मैं, इसका तरीका क्या है, इसका तरीका क्या है, थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि देखें क्या मतलब है कि एस को एक्सपेंड किया जा सकता है इफ नेसेसरी। इसका मतलब ये है कि देखिए अगर तो ये एच स्पैन हो जाए, किससे स्पैन हो जाए, किससे स्पैन हो जाए, एस से, तो फिर क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना मेरे पास गिवन एस इंडिपेंडेंट है, अगर ये एस स्पैन भी करता हो तो फिर आपके पास, हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं, देन बाय हाइपोथेसिस, हाँ, अगर एस स्पैन करता हो तो देन हम क्या करें, यही एस क्या होगा, दिस इज अ बेसिस फॉर एच। क्यों? बिकॉज मुझे गिवन था, मुझे क्या गिवन था कि एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना भाई? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। बात समझ आ रही है ना? सर देखें अगर मैं कहता हूं कि एच, ये एस जो है ये एच को स्पैन करता है, तो यही एस बेसिस बन जाएगा। क्यों बेसिस बन जाएगा? क्योंकि मुझे ऑलरेडी गिवन है कि एस इंडिपेंडेंट है। अगर एक सेट जो इंडिपेंडेंट हो और स्पैन करता हो तो फिर ऐसे सेट को क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अदरवाइज, अदरवाइज का क्या मतलब है, अदरवाइज मींस अगर एच क्या हो, अगर एच स्पैन के, स्पैन ऑफ एस के इक्वल, देखे ना मुमकिन है कि एच स्पैन ऑफ एस एच के इक्वल हो, और ये भी मुमकिन है कि स्पैन ऑफ एस एस के इक्वल ना हो। अगर इक्वल है तो वो बेसिस बन गया, है ना, एस अपने आप ही बेसिस बन गया, ठीक है। बट अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्या करें, अगर इक्वल नहीं है देन कोई, अब देखिए इक्वल ना होने का मतलब है, इक्वल ना होने का मतलब है कोई एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, किसके अंदर, कोई एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा एच के अंदर, हाँ, कोई एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा किसके अंदर, लेट से मैं उसको नाम दे देता हूं H1 कह देता हूं, हाँ, जानबूझ के, हाँ, एक H1 वेक्टर एग्जिस्ट करेगा V के अंदर, सच दैट कि ये जो H1 है ये किसको बिलोंग नहीं करेगा, स्पैन ऑफ S को, हाँ भाई ऐसे ही होगा ना। मैं कहता हूं H जो है वो स्पैन के इक्वल नहीं है, इसका मतलब कोई एक वेक्टर होगा, कोई एक वेक्टर होगा H के अंदर जो कि स्पैन में इक्वल नहीं होगा। अब क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब है, इस बात का मतलब क्या है, जब हम कहते हैं ना एक वेक्टर होगा जो स्पैन में नहीं होगा, इसका मतलब है देन H1 जो है वो इज, H1 इज नॉट, स्पैन क्या होता है, इज नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन, हाँ,
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन एस, ऐसी होगा ना भाई, स्पैन की ये डेफिनेशन है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। जब हम कहते हैं H1 स्पैन में लाई नहीं करता है इसके, इसका मतलब है H1 जो है वो आपके पास क्या है, H1 आपके पास स्पैन के जब हम कहते हैं कि H स्पैन के इक्वल नहीं है, इसका मतलब एक वेक्टर एग्जिस्ट करता है जो स्पैन में लाई नहीं करता। अगर स्पैन में कैसे एलिमेंट्स होते हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होते। अब मैं कह रहा हूं इसका मतलब H1 ऐसा होगा जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन S नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ देन बाय थ्योरम 4 याद है, कि अगर एक सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होगा अगर उनमें से कोई एक वेक्टर बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में हो, और सेट ऑफ वेक्टर इंडिपेंडेंट होगा अगर एक वेक्टर बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में ना हो। इसका मतलब यह हुआ कि जब न्यू वेक्टर आया यानी एस के अंदर, एस का अगर मैं यूनियन ले लूं किसके साथ, इस न्यू वेक्टर के साथ, तो ये जो न्यू सेट आया मेरे पास ये वाला, हाँ, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या होगा ये लीनियरली, क्या होगा बच्चों, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। है बच्चों, बात समझ आ रही है ना कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा? हेलो, क्यों? क्योंकि अब देखें ना एक वेक्टर मिल गया जो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है। सो बाय थ्योरम 4 जो हमने देखा था उसको यूज करते हुए ये क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। अब क्या है, अब जी सर। अब क्या है, अब क्या है, अब मुमकिन, अब एक वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर मिल गया जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब अगर तो ये सेट ऑफ वेक्टर, अगर ये सेट ऑफ वेक्टर स्पैन करता हुआ किसको, एच को, तो ये बेसिस बन जाएगा, है ना? हाँ भाई, अगर इफ ये क्या करता हो, इसको मैं नाम दे दूं एस डैश का या S1 का नाम दे दूं इस सेट को। सो इफ ये जो S1 का स्पैन है, इफ स्पैन ऑफ S1 इक्वल टू H हो जाए, तो ऑलरेडी मैंने क्या कह दिया, ये लीनियरली, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर H S1 के स्पैन के इक्वल हो जाए तो देन क्या होगा, S1 इज अ बेसिस फॉर, S1 इज अ बेसिस फॉर H। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बेसिस, अच्छा, तो देन क्या हो जाएगा, S1 जो बेसिस बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखें कि अगर आपके पास, यही प्रोसेस हम कंटिन्यू कर सकते हैं कब तक? अब देखें, अगर तो ये स्पैन करता है तो ठीक है, मैं कहूंगा ये S1 बेसिस बन गया क्योंकि इंडिपेंडेंट तो पहले से। अदरवाइज क्या होगा बच्चों, अदरवाइज क्या होगा, कि H जो है अगर ये इक्वल नहीं है, मतलब H जो है वो स्पैन ऑफ S1 के इक्वल नहीं है, देन क्या होगा, देन इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए मैं कह सकता हूं, देन एक वेक्टर H1 एग्जिस्ट करेगा किसके अंदर, H के अंदर, हाँ, सच दैट कि H1 जो होगा वो क्या होगा, इज नॉट, ये वाली बात, इज नॉट H1 ही H2 कह दूं ना, H2 एग्जिस्ट करेगा कि H2 इज नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन, हाँ, ऑफ वेक्टर्स इन S1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और इस तरह मेरे पास क्या पता चला, देन अगेन बाय थ्योरम 4 क्या हो जाएगा मेरे पास, ये जो न्यू सेट बना क्या बना, S1, हाँ, यूनियन ये H2 हो गया, है ना, जिसको मैं नाम देता हूं S2 का, और इवेंचुअली अगर मैं देखूं तो ये क्या बन गया, ये S हो गया और यूनियन क्या हो गया, H1 H2, है ना बच्चों? ठीक है, ये जो आपके पास सेट है S2, ये आपके पास अब क्या होगा, ये लीनियरली क्या होगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब अगेन अगर तो ये सेट S2 स्पैन करता हुआ तो ये बेसिस बना देगा, अगर नहीं करता हुआ तो हमें एक और वेक्टर मिल जाएगा जिसको हम इसमें ऐड करेंगे तो वो बेसिस का बन जाएगा। बात समझ आ रही है बच्चों? हेलो, यस सर। जी सर, जी आ सर। रही है। इन अ सिमिलर वे वी कैन कंटिन्यू दिस प्रोसेस। और क्वेश्चन है कि ये अगर हमें ये क्या गारंटी है कि प्रोसेस स्टॉप होगा, कोई बता सकता है? मतलब ये प्रोसेस स्टॉप करेगा यानी इवेंचुअली
क्यों स्टॉप करेगा? देखिए स्टॉप करेगा तो मुझे बेसिस मिलेगी। अगर मैं कहता हूं ये चलता ही जाएगा, स्टॉप हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब मुझे बेसिस नहीं मिलेगी। ये क्यों स्टॉप करेगा? बिकॉज वेक्टर स्पेस क्या है? V इज फाइनाइट डायमेंशनल। फाइनाइट डायमेंशनल। वेरी गुड। फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब क्या है कि हमें पता है कि एक सेट ऐसा है, एक सेट ऐसा हमारे पास मौजूद है जो इसको स्पैन करता है। किसको? V को। और फाइनाइट डायमेंशन होने का ये भी मतलब है इसकी डायमेंशन भी फाइनाइट है। सो डेफिनेटली ये प्रोसेस जो होगा वो स्टॉप करेगा। सो अब फिर आप इस दफा इस स्टेटमेंट को जरा अच्छे से देखें जो मैंने बताई है वो क्या है कि जब भी कोई वेक्टर स्पेस हो, जब भी हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस हो, ठीक है, V, उसमें हमारे पास कोई सब स्पेस हो, ठीक है, उसमें हमारे पास एक सेट मौजूद हो जो लीनियर इंडिपेंडेंट हो, तो देन इस सेट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं अगर जरूरत हो। अगर जरूरत का मतलब क्या है? पहली बात तो यह कि मुमकिन है कि ये एस जो है वो एच को स्पैन करता हो। अगर एस एच को स्पैन करता है तो यही एस क्या बन जाएगा? बेसिस बन जाएगा। बट अगर स्पैन नहीं करता तो हम एक ऐसा वेक्टर ढूंढेंगे जो इनके स्पैन में नहीं है। फिर वो वाला वेक्टर ऐसा होगा कि वो वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होगा एस के एलिमेंट्स के, और फिर उस वाले वेक्टर को जब एस के साथ हम शामिल करेंगे तो हमें एक सेट मिल जाएगा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट स्पैन करता होगा तो वो न्यू सेट जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा? बेसिस बन जाएगा। किसकी? एच की। और इसका मतलब यही हमने बात यहां बताई हुई है कि एस को हम एक्सपैंड कर सकते हैं इफ नेसेसरी टू अ बेसिस फॉर एच। और फर्दर अगर आपके पास वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है और उसके अंदर एच भी अगर फाइनाइट डायमेंशनल है तो डायमेंशन ऑफ एच जो होगी वो आपके पास क्या होगी? वो लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी होगी। ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं जी, थ्योरम 12 है हमारे पास। ठीक है, गुड। सो जिस ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिस थ्योरम। ठीक है, बेसिस थ्योरम हमारे पास क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि अगर आपके पास V जो है वो p डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। V क्या है? V इज अ p डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। और P के बारे में क्या बताया हुआ है कि P क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये इस तरह का एक पॉजिटिव इंटीजर है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, सो अब मैं क्या कहता हूं, लेट से अगर मैं एक सेट ऑफ वेक्टर लेता हूं, एक सेट ऑफ वेक्टर लेता हूं जिसमें P एलिमेंट्स हैं। लेट से मैं उसको इस तरह से डिनोट करता हूं, V1 V2 अप टू सो ऑन, V2 अप टू सो ऑन VP। ये मैं एक सेट ऑफ वेक्टर लेता हूं जी। ठीक है, P वेक्टर्स का। ठीक है, इसमें कितने एग्जैक्टली P वेक्टर्स हैं। और ये कैसा सेट ऑफ वेक्टर हूं? ये क्या ले रहा हूं? ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो P वेक्टर्स का सेट है जो कि क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है इन V। ठीक है, सो थ्योरम आपको क्या कहता है? थ्योरम आपको ये बता रहा है कि इन सर्कमस्टांसेस में ये अगर वेक्टर स्पेस की कितनी डायमेंशन दी हुई है बच्चों? कितनी डायमेंशन दी हुई है वेक्टर स्पेस की? P आता है। तो इसका मतलब है डायमेंशन P का मतलब क्या है? उसकी बेसिस में कितने वेक्टर्स हैं? P की बेसिस में कितने वेक्टर हैं? P वेक्टर्स हैं। P वेक्टर्स हैं। अब मैं कह रहा हूं कि अगर वेक्टर स्पेस P डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, यानी उसकी V की बेसिस में P वेक्टर्स हैं, तो कोई भी अगर हम सेट ऑफ वेक्टर्स पिक कर रहे हैं जिसके अंदर कितने, कोई भी इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर पिक करें जिसमें कितने वेक्टर्स हो? P, जितनी के क्या है? जितनी के डायमेंशन है। तो ऐसा कोई भी सेट ऑफ वेक्टर हम लें जिसमें इतने वेक्टर हो जितनी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है, अगर ये इंडिपेंडेंट इस तरह का हम कोई भी सेट ऑफ वेक्टर लें तो ये हमेशा क्या होगा? यही वेक्टर क्या बनाएगा? दिस सेट ऑफ वेक्टर इज अ बेसिस। This set of vectors is a basis for V। ऐसा सेट ऑफ वेक्टर क्या होगा? बेसिस होगा। ठीक है, और दूसरा कंक्लूजन क्या है आपके पास कि अगर आपके पास एक
एक आपके पास पी सेट ऑफ वेक्टर्स हो, लेट्स से इसको मैं डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। वेल सो ये मैं लेता हूँ एक सेट ऑफ वेक्टर्स इन वी, ठीक है, और इसको वन को भी हम कहते हैं, जरा अच्छे से लिखते हैं। क्या वन क्या कह रहा है कि अगर आपके पास इफ़ ये v1 v2 vp अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो देन ये क्या बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे। इसी तरह अगर ये सेट ऑफ वेक्टर जो है ये क्या करता हो, ये स्पैन करता हो v को, अगर v1 v2 vp क्या करता हो, क्या करता हो, इसका जो स्पैन है आपके पास, इफ स्पैन ऑफ v1 v2 इज इक्वल टू v, तो देन भी आपके पास क्या होगा, ये जो सेट ऑफ वेक्टर ये क्या बनाएगा, दिस इज अ बेसिस फॉर v। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इसकी आपको एप्लीकेशन करा रहा हूँ, एग्जांपल्स करा रहा हूँ, जिससे आपको समझ आएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, इस थ्योरम, ये थ्योरम बताना क्या चाह रहा है आपको, ठीक है। एग्जांपल देखें जी, कि लेट से हम देखते हैं जी, हम देखते हैं R3 को, ठीक हो गया, क्या देखते हैं हम, R3 को देखते हैं। सो R3 को अगर हम देखें तो हमें पता है इसकी डायमेंशन क्या होती है, कितनी डायमेंशन होती है R3 की, हाँ जी 3, गुड हो गया। सो अब हम लेट से एक सेट ऑफ वेक्टर पिक करते हैं, देखें जरा, एक सेट ऑफ वेक्टर पिक करते हैं 1 0 0, ठीक है। अच्छा, और मैं लेता हूँ जी 0 1 0, और ले लेता हूँ 1 1 1। इसमें अब मुझे पता है कि दिस सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, मैंने शो किया हुआ है, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, हाँ दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम 12 क्या कहता है, थ्योरम 12 क्या कहता है, अगर एक सेट ऑफ वेक्टर्स हो, अगर डायमेंशन 3 हो और उसमें उसमें कितने वेक्टर्स हो, सेट में एक सेट ऑफ वेक्टर हो और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और उसमें कितने वेक्टर्स हो, जितनी के वेक्टर स्पेस की क्या हो, डायमेंशन हो, तो फिर क्या होगा, देन ये जो सेट ऑफ वेक्टर है ये क्या होगा बताएं, हाँ जी क्या कहता है थ्योरम, basis for R cube. एग्जैक्टली बिल्कुल, बाय थ्योरम 12, हाँ देन बाय थ्योरम 12 क्या, this list of vector is a basis for R Q, राइट। ये हो गया आपके पास वन की एप्लीकेशन, जो वन पार्ट मैंने बताया, हाँ बाय थ्योरम 1, हाँ। दूसरा देखें, लेट से मैं कहता हूं जी, अगर आपके पास ये मैं एक सेट ऑफ वेक्टर ले रहा हूं, एक और सेट ऑफ वेक्टर्स ले रहा हूं, ठीक है, लेट से मैं उसके वेक्टर्स ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनफैक्ट मैं शो नहीं कर रहा, बट ये शो किया जा सकता है कि इस लिस्ट ऑफ वेक्टर का जो स्पैन है वो किसके इक्वल है, आर क्यूब के इक्वल है, किसके इक्वल है, आर क्यूब के इक्वल है, ठीक है। तो अगेन अब मैं थ्योरम 12 का पार्ट 2 यूज करते हुए, डायमेंशन कितनी है वेक्टर स्पेस की, हाँ देन बाय थ्योरम 12 जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, डायमेंशन कितनी है वेक्टर स्पेस की 3। अब ये कितने वेक्टर जो स्पैन कर रहे हैं आर क्यूब को 3, तो इसका मतलब यही जो लिस्ट ऑफ वेक्टर होगी ये क्या बनाएगी, एक बच्चों क्या बनाएगी, Basis. बेसिस बनाएगी। सो दिस इज अ बेसिस फॉर आर क्यूब। तो ये हमने एप्लीकेशन देखी। ये जो थ्योरम है इसका नाम क्या था, बेसिस थ्योरम। क्या नाम था बच्चों इसका, बेसिस थ्योरम, ठीक है। और या सो आई थिंक बच्चों अब हम इसको वाइंड अप करते हैं। सो हम यहाँ पे इसको लॉकडाउन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा हो गया, क्या हो गया, द एंड हो गया हमारा, ठीक है बच्चों, सुन रहे हो, यस सर। हाँ।
तो यहाँ जी तक अब सर। हमारा टोटल सिलेबस हो गया, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको पता ही है जब आपका पेपर होगा जैसी भी सिचुएशन होगी। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, फिर असल में काफ़ी बिजी हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में, तो आप बताएं कोई क्वेश्चन है तो बेटा बच्चे पूछो। सर जी पेपर हमारा क्विज होंगी। जी बच्चे क्विज होंगे, एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा। और सर टाइम ज्यादा दीजिएगा प्लीज। हाँ टाइम बच्चे मैं बता रहा हूँ कि जितना पेपर होगा ना उसके हिसाब से टाइम आपको मैं पूरा दूंगा, बेफिक्र हो जाओ, ठीक है। और इस दफ़ा मैं ऑनलाइन भी मौजूद हूँ। सिलेबस आपके पास सारा सिलेबस है जो आपने पढ़ा हुआ है, ऑल सिलेबस है। सर मिड वाला भी बच्चे शामिल होगा, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ें आती नहीं होंगी, वो एग्जांपल्स वो चीज़ें, तो आपको आगे चीज़ें समझ, मिसाल डी डाइहाइड्रल ग्रुप है, एस एन है, ठीक है, जेड ओवर एन जेड है, जेड ओवर एन जेड स्टेरिक है, आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी तो आगे सारा कोर्स आप उनमें से कॉन्सेप्ट चीज़ें अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और जी बच्चों, सर क्विज का लेक्चर अरेंज करेंगे क्विज का एक लेक्चर मैं अरेंज करूंगा, वो या फिर आई सर हो हमें रिजल्ट रिटर्न कर दो सिर्फ, हम फिर देख उसको भी लें। मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं लेक्चर इसका अरेंज करता हूँ, वो मैं आपको अभी असल में चीज़ें चेक करने वाली बेटा पड़ी हैं, तो वो मैं कर दूंगा, लेकिन अभी आपको मैं हो सकता है आज 8-9 बजे मैं आपके सीयर के साथ रब्ता करूँगा, ठीक है, या कल सुबह को मुझे अब 20-25 मिनट दे देंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। ओके सर। सर ये सीआर व्हाइट आप बोर्ड वाला कल वाला भी अपलोड, आज वाला भी लेक्चर। कल वाला कैसे अपलोड करूँ? अब कल वाला लेक्चर अपलोड नहीं है? अच्छा 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 अच्छा, वो आप नहीं कह सर। रहे हैं ये जो ये पीडीएफ आप कह रहे हैं, इमेज कह रहे हैं ऐसे ही? जी 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 सर। चलो चलो चलो, मैं ये कर देता हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं करता ना, मुझे आपने याद करवाना है आज ना, लाजमी। अगर मैं 8 बजे तक नहीं ओके करता ना, सर। मुझे एक मैसेज सेंड करना है, ठीक है बच्चे, 8-9 तक नहीं करता तो ओके। और सो फिर बेस्ट ऑफ लक, लक आपके लिए बेटा, ठीक है। सो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, सही है। एक मीटिंग हम रखें।